हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। चलिए ठीक हैं सभी। क्लास 12th के बच्चों के लिए अभी जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, है ना, अभी हम ईथर्स पढ़ रहे हैं और ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके थे इससे पहले। चलिए तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स। क्या बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स जब हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, या बहुत सारी रिएक्शंस नहीं हैं, कुछ ही रिएक्शंस हैं, लिमिटेड हैं और इजी हैं। तो इसलिए एंजॉय करते हुए मज़े के साथ पढ़ना है और समझ में आएगा ही। समझ में ना आने का तो कोई कारण ही नहीं है। जब आपकी इच्छा है समझने की, आप इस विश्वास के साथ वीडियो देख रहे हैं और बुक्स नोटबुक साथ लेके बैठे नोट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं कि मुझे इसको करना है, तो ये हो जाएगा। यदि ऐसे ही ज़बरदस्ती धक्के मारने वाली बात तो रखनी है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो मन बना के जब आप लोग बैठ जाते हैं तो बेटा निश्चित रूप से काम होता है, कहीं कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं कि कहीं आती है। चलो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। The reactions which involves cleavage of CO bond. Reactions which involves cleavage of CO bond of ethers. समझ रहे? ईथर्स में जो CO बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटे। तो वैसे तो हमें पता है, वी नो दैट ईथर्स आर द लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे हैं, एल्कोहल है, एल्डिहाइड कीटोन्स हैं, ठीक है, ये हेलोअल्केन हेलोएरिन्स हैं, अमाइंस वगैरह हैं, उन सब में यदि कंपेयर करें देन वी विल फाइंड आउट दैट ईथर्स आर द लीस्ट रिएक्टिव, है ना, लीस्ट रिएक्टिव वंस। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वो काफ़ी स्टेबल है, बहुत ज़्यादा पोलर नेचर का नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम यदि ईथर्स को ड्रास्टिक कंडीशंस में एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करवाएं, किसके साथ भाई? एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स HX के साथ, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस ये शो कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे ROR, इसकी रिएक्शन हम HX से करवाएं, किसके साथ करवाएं बेटा? HX के साथ। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, एक RH बनेगा प्लस एक ROH बनेगा। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होगी। और क्योंकि हम कह रहे हैं कि विद एक्सेस ऑफ HI, एक्सेस ऑफ HI या HX, एक्सेस है ना, ये एक्सेस में ले रहे हैं, तो फिर हमारा जो अल्कोहल मॉलिक्यूल बना है ना फर्स्ट स्टेप में, ये भी HX के साथ रिएक्ट करके और RH प्लस H2O, मतलब अल्टीमेटली हम वी गेट एल्काइल हैलाइड्स, है ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड्स वी गेट। यहाँ पे एक चीज़ और है, एराइल ईथर्स की यदि हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो बॉन्ड है वो कहाँ से टूटेगा? देखो यहाँ एराइल ईथर्स का मतलब क्या हो गया कि एरोमेटिक रिंग, उसके साथ ऑक्सीजन और उसके साथ फिर अल्काइल, ये अल्काइल ग्रुप, ये एराइल ग्रुप। तो यहाँ यदि हम HX के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा भाई? ध्यान देना, एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? एल्काइल ऑक्सीजन वाला। क्यों? क्योंकि एराइल और ऑक्सीजन ये वाला जो बॉन्ड है, ये तो इन दोनों बॉन्ड्स को यदि कंपेयर करें तो इसमें दिस बॉन्ड इज़ मोर स्ट्रोंगर, है ना, ये वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस बॉन्ड की बजाय। कारण क्या है बेटा उसका कारण ये है कि यहाँ इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो उसकी वजह से रिजोनेंस होगा और रिजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और एक दूसरी बात ये कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इधर जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि यहाँ पे फिनोल बनेगा एक प्रोडक्ट और दूसरा हमारा बनेगा ROH, है ना।
तो ये चीज़ फिनोल H इधर जुड़ गया आपका, तो X इसके साथ जुड़ेगा भी, X एल्काइल हैलाइड बनेगा। ये इस तरह से रहेगा। ठीक है, समझ में आती है बात। इसका मैकेनिज़्म भी हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्शंस कैसे हो रही हैं। पहले एक बार कुछ जो नॉर्मल बातें इसके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे। और यदि दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल हैं, ये अल्काइल ग्रुप भी हैं इसके साथ, ईथर में ये दो डिफरेंट ग्रुप हैं, तब भी बॉन्ड इसी तरह से टूटेगा। हाँ, यदि एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्सरी इस तरह का कुछ होगा तो अभी मैकेनिज़्म के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बॉन्ड किस साइड से टूटेगा। यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हैलोजन हैलाइड्स है, अरे भाई हैलोजन हैलाइड्स नहीं, हाइड्रोजन हैलाइड्स, उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहेगा, जैसे HI, HBr, HCl या HF इस तरह से हम दिखाएं तो HF तो इवन तुम्हें पता है कि बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, जिसकी रिएक्शंस तो एक्सप्लोजिव टाइप की होती हैं, तो वो हम शो ही नहीं करते हैं। यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन हैलाइड्स है वो ये रहेगा, क्योंकि क्या है कि HI जो एसिड है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, और या फिर ये कहते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन का जो बॉन्ड है वो सबसे बड़ा बॉन्ड रहेगा। आयोडीन की साइज़ बड़ी है ना, हैलोजेंस में डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज होता है, तो आयोडीन बड़ा है साइज़ का, तो ये वीक बॉन्ड यहाँ पे जल्दी ब्रेक हो जाता है, तो हैलाइड आयन जल्दी आयोडाइड आयन जल्दी निकलेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट जो हैलोजन एसिड्स हैं उनका ये वाला रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा इसका मैकेनिज़्म कि किस प्रकार ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन कैसे टेक प्लेस करती है। चलो तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैकेनिज़्म पार्ट वो ज़रूरी है, आप लोगों को ये रिएक्शंस को रटना ना पड़े ताकि, लेकिन एक बात और है कि सभी रिएक्शंस का मैकेनिज़्म तो अवेलेबल है नहीं हमारे पास, ऐसा नहीं है, मैकेनिज़म्स तो अवेलेबल हैं। साइंटिस्ट्स ने लगभग हर रिएक्शन का कोई ना कोई मैकेनिज़्म प्रपोज किया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यदि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी रिएक्शंस के मैकेनिज़म्स को याद करने या उनको स्टडी करने लग जाएंगे तो फिर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी लंबी हो जाएगी, कभी ख़त्म कभी नहीं होगी ऐसा तो, लेकिन बहुत समय लग जाएगा, कई सालों इसमें लग जाएंगे फिर इसको, तो फिर वो याद भी नहीं रहेगा। तो इसलिए कुछ सेलेक्टेड मैकेनिज़म्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, सबसे पहले स्टेप 1 जब हम दिखाएंगे, जैसे एक ईथर मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, मिथॉक्सी इथेन है ना, फर्स्ट स्टेप में इसका प्रोटोनेशन होगा, जो एसिड हम ले रहे हैं वो टूटेगा, डिसोसिएट होगा और वो H पॉजिटिव आयन जनरेट करेगा। ठीक है, जैसे मान लो HI लिया हमने, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इस H पॉजिटिव आयन को अपने साथ जोड़ लेंगे और I नेगेटिव वहाँ से निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3O के साथ हाइड्रोजन, इस पर पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH3 प्लस आयोडाइड आयन, ये बनेगा फर्स्ट स्टेप में आपका। ठीक है, और क्योंकि मैकेनिज़्म पार्ट में हम चल रहे हैं और यहाँ तो रिवर्सिबल दिखाएंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ये हो गया। सेकंड स्टेप जब स्टार्ट करेंगे तो हमें ये पता है कि भाई यहाँ पे आयोडाइड आयन जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अब वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या दिखाओगे, ये तो स्टेप 1 तो हो गया प्रोटोनेशन आपका, H पॉजिटिव आयन का जुड़ना, प्रोटोनेशन। स्टेप 2 में अब हम दिखाएंगे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो I नेगेटिव आयन है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह से अटैक करेगा। ठीक है भाई, इस किस पे करेगा देखो अभी बताता हूँ, CH2 CH3। अब ये जो I नेगेटिव आयन है ये अटैक करेगा हमारा इस, देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा, वो इन दोनों कार्बन के साथ जो बॉन्ड है इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा अंदर की तरफ, उस वजह से इन दोनों कार्बन एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी। और इधर तो क्या होगा कि पीछे CH3 जुड़ा हुआ है तो वो थोड़ा बहुत इसको इलेक्ट्रॉन देगा प्लस I इफेक्ट, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो इस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा डिक्रीज होगी, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, और जब ये अटैक करता है तो बनेगा क्या, यहाँ पे देखो ये SN2 मैकेनिज़्म है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर मैकेनिज़्म के थ्रू करेगा। तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि भाई ये आयोडाइड आयन इस CH3 के साथ जुड़ रहा है
CH3 ऑक्सीजन के साथ से पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और आगे ये तो CH2 CH3। इस तरह से एक इंटरमीडिएट स्पीसीज़ हमारे पास बनेगा और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फाइनली ये अलग हो जाएगा CH3I प्लस CH2OH, ये एल्कोहल बन जाएगा आपका। तो SN2 मैकेनिज़्म में स्टीरिक हिंड्रेंस मेजर रोल प्ले करता है। तो न्यूक्लियोफाइल उस एल्काइल ग्रुप में अटैक करेगा जो कि लेस हिंडर्ड होगा, जिसमें भीड़ कम होगी, जो छोटा ग्रुप होगा, ठीक है बेटा। इस तरह से हो गया। यहाँ पे अब HI क्योंकि एक्सेस में हम लेते हैं, बात की हमने, तो हम लिख सकते हैं कि बिकॉज या व्हेन HI इज़ इन एक्सेस, जब HI एक्सेस में है तभी आपका स्टेप नेक्स्ट स्टेप थर्ड टेक प्लेस करेगा। थर्ड स्टेप हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो थर्ड स्टेप में अब जो एल्कोहल बना, स्टेप 2 में जो एल्कोहल बना आपका CH3 CH2OH, यहाँ लोन पेयर है इसके पास। तो अब एक HI मॉलिक्यूल हमारा फिर इसके साथ रिएक्ट करेगा और अब क्या होगा, यहाँ से फिर वही चीज़ कि ऑक्सीजन इस H पॉजिटिव आयन को अपने साथ लेगा और क्या बन जाएगा, CH3 प्रोटोनेटेड एल्कोहल फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे प्रोटोनेटेड एल्कोहल प्लस आयोडाइड आयन। अब यही आयोडाइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ठीक है बेटा। CH3 समझ में आ रहा है सभी को, आसानी है, मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत महसूस कर रहे होगे आप लोग। ये है इस आयोडाइड आयन का एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक दिखा दो इस कार्बन पे, और ये फिर क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड ब्रेक होकर अलग हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम CH3 CH2I, ठीक है बेटा, प्लस H2O। तो इस तरह के से आपके दो डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने देखा कि अल्काइल ग्रुप अलग अलग थे, एक मिथाइल था एक इथाइल था, तो दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन गए इस तरीके से। चलिए, तो ये तो हुआ ये। अब एक इम्पोर्टेंट बात, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि यदि ईथर में, अनसिमेट्रिकल ईथर में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड की, तो यहाँ अनसिमेट्रिकल ईथर में, अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं बेटा, पता है सभी को? सोचो, जल्दी सोचो, फटाफट बताओ तो क्या, लेकिन अभी दिमाग में सोचो कि अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, ऐसे ईथर्स जिसमें दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप हो वो अलग अलग हो। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यदि एक जो अल्काइल ग्रुप है हमारा वो टर्सरी ग्रुप हो, तब क्या होगा। अभी तो हमने बात किया कि SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हुआ। इफ़ वन ऑफ द अल्काइल, सोचो फटाफट, अल्काइल ग्रुप इज टर्सरी ग्रुप, यदि एक अल्काइल ग्रुप टर्सरी ग्रुप है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये है, सोच रहे हैं ना सभी, फटाफट दिमाग में लगाओ, जब तक मैं बताऊं उससे पहले आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। इस तरह का मॉलिक्यूल है, इसमें यदि हम HI की रिएक्शन दिखाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, क्या बॉन्ड इधर से टूटेगा, CH3I प्लस टर्सरी अल्कोहल बनेगा। सोचो फटाफट सोचो, नहीं, यहाँ पे उल्टा होने वाला है। अब यहाँ बनेगा आपका मिथाइल, ये CH3 मिथेनॉल प्लस आयोडाइड आयन इसके साथ जुड़ेगा और टर्सरी आयोडाइड बनेगा। कारण क्या है, रीज़न क्या है यहाँ? एक्चुअली देखो बेटा, अब हो गया क्या कि ये SN1 मैकेनिज़्म के थ्रू रिएक्शन होगी, और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में पहले हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ये इस H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेंगे और आपके पास क्या बनेगा, फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ से मैं इधर दिखा रहा हूँ, CH3O के साथ हाइड्रोजन, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और वो प्लस आयोडाइड आयन है ना। अब आयोडाइड आयन क्या करेगा यहाँ पे, आयोडाइड आयन का अटैक बाद में दिखाएंगे, पहले अब यहाँ अपने आप बॉन्ड क्लीवेज हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर ये एक बड़ा ग्रुप है,
तो ये वाला बॉन्ड टूट के इस ऑक्सीजन के पास और यहाँ से पहले आपके पास एक कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होगा। जब मैंने कहा कि SN1 मैकेनिज़्म फॉलो करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन हो जाएगा। ये SN1 मैकेनिज़्म फॉलो कर रहा है। अब टर्सरी कार्बोकैटाइन बन गया। इस कार्बोकैटाइन पे आपका जो आयोडाइड आयन है वो अटैक कर लेगा और क्या बन जाएगा, इस कार्बोकैटाइन के साथ हम दिखा दें, आपका जो आयोडाइड आयन है वो यहाँ पे अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और इस तरह से आयोडाइड बनेगा, आयोडीन इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही है कि मेन चीज़ यहाँ SN1 मैकेनिज़्म फॉलो होगा इंस्टेड ऑफ SN2, तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है। जब भी कभी यदि एक टर्सरी ग्रुप जुड़ा हुआ है ईथर के अंदर, अल्काइल ग्रुप, टर्सरी अल्काइल ग्रुप, तो फिर SN1 मैकेनिज़्म के थ्रू रिएक्शन होगी। और इम्पोर्टेंट इस पर एक दो क्वेश्चन बनते हैं, NCERT बुक में दिए हुए हैं, आपको वो ध्यान रखना है। ठीक है। और फिनॉल मतलब एराइल ईथर्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में एक बार, कि हमारे पास यदि इस तरह से हैं, ये ग्रुप चाहे मिथाइल हो या इथाइल कोई भी ग्रुप है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स में फिर क्या होता है कि यहाँ जब रिएक्शन दिखाते हैं हम HI के साथ, तो वही चीज़ है, पहले H पॉजिटिव आयन को ये अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन और क्या बना लेता है, इसके साथ हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। और फिर यहाँ अब बॉन्ड कौन सा टूटे, यहाँ बॉन्ड कौन सा टूटे, तो ये CH3 की साइड में जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे टूट के, भाई समझ रहे हो ना, एक तो ये बॉन्ड है, कि ये बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड वीक है, ये वाला बॉन्ड वीक है, क्योंकि यहाँ तो पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर भी आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर भी आता है। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, आपका फिनोल फॉर्मेशन होगा, OH प्लस आपका CH3। जब आपका तो आयोडाइड आयन इधर अटैक करेगा, फिर यहाँ पे इस पे CH3 पे, और ये CH3I बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको दिमाग में रहना ही चाहिए कि इसका कारण क्या है। तो इसका मेन जो रीज़न है वो यही है कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है बेंजीन रिंग के साथ, ये पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर के कारण ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है, इधर sp3 है, तो उसकी वजह से भी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। अब पहली तो रिएक्शंस ये थी क्या, जिसमें हमने डिस्कस किया कि भाई ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड टूटता है, किस प्रकार टूटेगा। सेकंड जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक। सेकंड कौन सी भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हम एरोमेटिक ईथर्स में दिखाएंगे मेनली। ठीक है। और एरोमेटिक ईथर्स की जब बात करते हैं तो पहले एक बार डिस्कस ये करते हैं कि भाई ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ, अल्कोक्सी ग्रुप, ये किस प्रकार का है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। तो क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर मैं पूरा बना के नहीं दिखाऊंगा आपको, आप खुद बना के देख सकते हैं। तो रिजोनेंस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इस रिजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया ऑर्थो पोजीशन पे, उसके बाद इस चार्ज को शिफ्ट करके हम पैरा पे और फिर आगे शिफ्ट करके ऑर्थो पे शिफ्ट कर घूमता हुआ दिखा सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, कैसा है, प्लस R इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर का है, प्लस ये एक्टिवेटिंग और हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है फॉर SN इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है ना। तो चलो अभी हम, और इवन कि यहाँ पे कुछ केसेस में कैटलिस्ट की एब्सेंस में भी रिएक्शन हो जाएगी, अनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 जो हम लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, उसकी भी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है, क्योंकि
हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दिखा सकते हैं वो हैलोजिनेशन रिएक्शंस। कौन सी बेटा? हैलोजिनेशन रिएक्शंस। तो हैलोजिनेशन में इसकी जैसे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन दिखाना चाहें हम, किसके साथ? ब्रोमीन के साथ, बेंजीन रिंग OCH3, इसका एक कॉमन नेम बोलते हैं हम, वैसे तो मिथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हो, या इसको एनिसोल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एनिसोल। तो एनिसोल के साथ जब रिएक्शन दिखा रहे हैं हम, Br2 के साथ रिएक्शन दिखाएं इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल नहीं, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में हम जब रिएक्शन दिखाएंगे यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन होगा और हमें आइसोमेरिक मिक्सचर मिलेगा। ऑर्थो पे ब्रोमो ग्रुप जुड़ सकता है या पैरा पे भी हम ऑर्थो ग्रुप जुड़ता हुआ दिखा सकते हैं। और ये वाला इसमें मेजर प्रोडक्ट रहेगा ड्यू टू लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, है ना। पैरा जो आइसोमर बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। पैरा वाला जो है वो लगभग यदि परसेंटेज वाइज बात करें तो 90% ये बनेगा, 90% इसकी यल रहेगी, ये लगभग 10% ही बनेगा, ठीक है। इसलिए पैरा आइसोमर हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? मेजर प्रोडक्ट रहेगा। और इसमें हमने कैटलिस्ट भी शो नहीं किया एरो पे, यहाँ पे अनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 वगैरह, क्योंकि एनिसोल के अंदर जो OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप है वो एक हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ आप लोग करोगे तो ये मज़ेदार चीज़ें हैं इसमें, और बार बार रिपीट हो रही हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे ये जो रिएक्शंस हैं ये बार बार रिपीट हो रही हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमेशा दो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, आपको ध्यान होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो सबसे पहले एल्काइलेशन की बात करते हैं, और ये याद हो जाना चाहिए, वैसे तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं। तो हम एरोमेटिक ईथर लिया हमने OCH3, इसके एनिसोल मान लो, इसकी रिएक्शन आप किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ करवा लो इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 हो गया या FeCl3 आपका, एज ए लेविस एसिड यहाँ पे हम ले लेते हैं, इन कार्बन डाइसल्फाइड इन। तो यहाँ आपको ध्यान होगा ये क्या करता है, इसको पोलराइज करके CH3 पॉजिटिव और Cl इस तरह निकाल के एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है पहले। तो और वो इलेक्ट्रो मैकेनिज्म बार बार बता चुका हूँ, आप नहीं बताएंगे यहाँ पे, हम पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया है, आप लोग देख सकते हैं। अभी इधर हम दिखाएं कि CH3 जुड़ सकता है पैरा ऑर्थो पे या पैरा पे भी दिखा सकते हैं आप लोग, OCH3 और यहाँ पे CH3। पैरा आइसोमर यहाँ भी क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला ही रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है। तो ये तो हो गया अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 FeCl3। एसाइलेशन अल्काइलेशन में तो क्या होता है, R ग्रुप का एडिशन होता है, यहाँ पे COR ग्रुप का एडिशन होता है, इसलिए इसको हम एसाइलेशन रिएक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, एसाइलेशन रिएक्शन। तो एसाइलेशन में रिएक्शन किसके साथ की जाती है, यहाँ रिएक्शन करते हैं एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है। जैसे ये ग्रुप यहाँ पे R ग्रुप छोटा बड़ा हो सकता है, बट एसिड क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कंडीशंस वही रहेंगी, अनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3, ठीक है। अब इधर वही चीज़ यहाँ से ही टूट के इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और ये एक एज इलेक्ट्रोफाइल ये ग्रुप हमारा बिहेव करता है, ठीक है भाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये यहाँ भी वही चीज़ है, ऑर्थो और पैरा दोनों जगह पे ये ग्रुप जुड़ सकता है। मैकेनिज्म वगैरह हम पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये रिएक्शंस अगले चैप्टर में भी आएंगे और उससे नेक्स्ट चैप्टर में भी आने वाली हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स ये सेम रहता है, इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को याद करना है, ये वाला मेजर प्रोडक्ट यहाँ भी रहेगा पैरा वाला, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है और स्टीरिक हिंड्रेंस वहाँ पे कम है,
ठीक है। फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन ये वाला, और फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन ये वाला रहेगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन हम दिखा देते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन। इसमें और भी, वैसे तो मैं बार बार कहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई रिएक्शंस की कमी नहीं है, कार्बन के कंपाउंड्स और उसकी रिएक्शंस से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी है, पर हम कुछ लिमिटेड या वही रिएक्शंस पढ़ रहे हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती हैं। नाइट्रेशन रिएक्शंस, नाइट्रेशन में हमेशा अब आपको याद हो गया होगा कि एसिडिक मीडियम में, मतलब H2SO4 की प्रेजेंस में और HNO3 के साथ रिएक्शन की जाती है, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और HNO3 इनके साथ रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है। कंसनट्रेटेड दोनों जो एसिड रहते हैं ये हमारे दोनों ही कंसनट्रेटेड हम लेंगे, ये ध्यान रखना, HNO3 भी कंसनट्रेटेड और H2SO4 भी। तो बेटा आप लोगों को पता होगा ये जो है ये इस तरह से टूटता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो नाइट्रो ग्रुप एज इलेक्ट्रोफाइल उधर अटैक करेगा, अटैक कहाँ करेगा, ऑर्थो या पैरा पे करेगा। नाइट्रो ग्रुप आपका ऑर्थो पे जुड़ सकता है या पैरा पे भी जुड़ सकता है। पैरा वाला आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि वहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। तो इस प्रकार से हमारी ये मेन जो रिएक्शंस थी ये हो जाती हैं। अब आप लोग पूरा जान लगा दें, पूरा जी जान लगा के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग डिस्कस करेंगे बच्चों अलग अलग बुक्स से सबसे, लेकिन अलग अलग बुक्स में जाने से पहले सबसे ज़रूरी है एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स, इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एक्सरसाइज। मैं अपने पूरे लंबे अनुभव के आधार पर आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट वो सब सोल्व कर लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक आती है अलग से एनसीईआरटी का ही, उसके क्वेश्चन सोल्व कर लो। रामबाण है बेटा, उससे बाहर कुछ नहीं आता है। बिल्कुल कहीं घबराने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस कर डालो, मज़ा आ जाएगा। ज़बरदस्त 100% आप स्कोर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।